वो आवाज मेरी वाइफ की नहीं थी, बल्कि वो आवाज उसी औरत की थी जो अभी कुछ देर पहले मुझे उस अंधेरे की तरफ जाती हुई दिखाई दी थी और जो ट्रेन में भी हम लोगों को मिली थी। अब मेरा उसके कंधे पर हाथ रखते ही पहले तो वो उस तरह से जोर जोर से पुकारती है और फिर अचानक से मेरी तरफ पलटती है। लेकिन उसके पलटते ही मुझे इतना भयंकर झटका लगता है कि मैं डर के मारे उछलकर वहीं पटरियों पर ही गिर जाता हूँ, क्योंकि पीछे से देखने पर तो वो मेरी वाइफ की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ पलटी तो वो मेरी वाइफ नहीं थी, बल्कि वो तो वही डरावनी औरत थी जो कि ट्रेन में हम लोगों को चाय बेच रही थी। अब मेरी तरफ पलटते ही वो अजीब तरीके से मुस्कुराती है, लेकिन उसके मेरी तरफ पलटते ही मैं उछलकर नीचे गिर जाता हूँ। पर मेरे नीचे गिरने के बाद भी, मेरी तरफ पलटने के बाद, वो एक बार फिर से उसी आवाज में जोर जोर से अपने हाथ में ली हुई केतली को मेरी तरफ करके मुझसे कहती है कि चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, मसाले वाली चाय। और ये बात बोलकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। उस वक्त मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले तो ये मुझे पीछे की तरफ से मेरी वाइफ की तरह दिखाई दे रही थी और अब आगे से इसका ये रूप मुझे दिख रहा है। लेकिन उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि अगर ये मेरी वाइफ नहीं है तो फिर मेरी वाइफ कहाँ है, क्योंकि उस वक्त वो वहां उस लोहे की बेंच पर भी बैठी हुई नहीं मिली थी। अब मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वो औरत मेरे सामने से गायब हो जाती है और वहां पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। चारों तरफ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस वक्त तक मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मेरे पूरे बदन पर काफी तेज पसीना आ चुका था। लेकिन फिर मैं किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए वहां से उठता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उठता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि अब वो औरत उसी तरफ जा रही है जिस तरफ वो लोहे की बेंच लगी हुई थी और जहां पर हमारा वो सामान का बैग भी रखा हुआ था। लेकिन जब मैं उसको जाते हुए देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस लोहे की बेंच पर मेरी वाइफ वहीं की वहीं बैठी हुई है। तो ये चीज देखकर मैं फिर से सोच में पड़ जाता हूँ कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अभी कुछ देर पहले तो जब मैं उस तरफ गया था तो वो लोहे की बेंच मुझे पूरी की पूरी खाली ही दिखाई दी थी, लेकिन अब मेरी वाइफ उस बेंच पर बैठी हुई है। लेकिन जिस तरफ से वो डरावनी औरत उस बेंच की तरफ जा रही थी उस तरफ मेरी वाइफ की पीठ थी और दूसरी तरफ मुंह था। इसी वजह से उसको उस औरत के आने का पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो औरत बड़े ही अजीब तरीके से चलते हुए मेरी वाइफ की तरफ जा रही थी। अब उस औरत को मेरी वाइफ की तरफ जाता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है और ये मेरी वाइफ को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से मैं वहां से काफी तेज कदमों के साथ चलते हुए पहले तो पटरियों से ऊपर की तरफ चढ़ता हूँ और फिर अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता हूँ। लेकिन जब तक मैं दौड़कर उसके पास पहुंचता उससे पहले ही वो डरावनी औरत पीछे से उसके सिर के बालों को पकड़कर उसको घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगी थी। अब ये चीज देखते ही मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूँ और मैं बहुत तेज दौड़कर उस औरत के पास पहुंचकर उसके हाथों से अपने वाइफ के सिर के बालों को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तब वो अचानक से ही मेरी वाइफ के सिर के बालों को तो छोड़ देती है, लेकिन बहुत ही तेज और तीखी आवाज में अजीब तरीके से हंसने लगती है और हंसते हंसते ही हम लोगों की तरफ फिर से मुंह को आगे की तरफ निकाल कर कहती है कि चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, मसाले वाली चाय। उसको इस तरह से हमारे साथ करते हुए देखकर हम लोग काफी ज्यादा डर गए थे और ये बात बोलते बोलते ही उसका हुलिया पूरी तरीके से बदल गया था। अब वो एक साधारण औरत से किसी डायन की तरह दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा पूरी तरीके से झुर्रियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था, साथ ही उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी और उसके होंठ अब किसी कोयले की तरह जले हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही उसके शरीर की भी त्वचा पूरी तरीके से बदल गई थी और उसने एक बहुत ही विकराल और डरावनी डायन का रूप ले लिया था। उसका वो रूप देखते ही हम लोग थर थर कांपने लगे थे। तभी वो हम लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ट्रेन में वो बदतमीजी करके सही नहीं किया। अगर तुम लोगों को चाय अच्छी नहीं लगी थी तो तुम मुझे आराम से भी कह सकते थे, लेकिन तुमने सभी के सामने मेरी बेइज्जती की। तुम लोगों के इतना जोर से चिल्लाकर कहने की वजह से बाद में किसी ने भी मेरे से चाय नहीं ली। तुमको पता भी है कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये चीज कहते ही वो उस चाय की केतली को हमारी तरफ करके कहती है कि तुम जानना चाहते थे ना कि मैं इस केतली में क्या बेच रही हूँ, क्योंकि तुमको तो वो चीज चाय की जैसी नहीं लग रही थी। तो मैं तुमको दिखाती हूँ कि मैं इस केतली में ऐसा क्या रखती हूँ जो चाय के नाम पर मैं लोगों को पिलाती हूँ। हम लोगों से ये बात कहते हुए वो उस केतली को हमारी ओर करके ऊपर की तरफ उठाती है और उसका ढक्कन खोलकर उसको उल्टा कर देती है। जैसे ही वो उस केतली को उल्टा करती है तो उस केतली में से कुछ लाल लाल खून की तरह निकलकर बाहर की तरफ गिरने लगा था और उस खून के साथ साथ ही अचानक से उस केतली में से कोई ऐसी चीज निकलकर बाहर गिरी थी जिसको देखते ही हम लोग डर के मारे दोनों के दोनों ही उछलकर 2 कदम पीछे हो गए थे, क्योंकि उस केतली में से कुछ और नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे की कटी हुई मुंडी निकलकर बाहर गिरी थी। और उस मुंडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बच्चे की उम्र यही कोई 2.5 से 3 साल की रही होगी और उस कटी हुई मुंडी को उसने उस केतली में उस खून में डुबो रखा था।
उस खून को ही वो चाय के रूप में लोगों को पिला रही थी। अब ये चीज देखते ही हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। मेरी तो उस वक्त ये हालत हो गई थी कि मुझको ऐसा लग रहा था कि जैसे डर के मारे मुझे यहीं पर ही हार्ट अटैक आ जाएगा। क्योंकि उस वक्त उस रात के घने अंधेरे में उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर हम लोगों के साथ जब वो घटना हो रही थी तो वहां पर आसपास में कोई भी नहीं था। उस वक्त हम लोगों को वो सब काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। फिर उसके बाद वो डायन हम लोगों से कहती है कि इस बच्चे की तरह ही अब मैं तुम लोगों को मारकर तुम्हारी मुंडी को भी ऐसे ही इस केतली में डालकर तुम्हारे खून की लोगों को चाय पिलाऊंगी, और तुम्हारे खून से बनी हुई चाय तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। ये कहकर वो अजीब तरीके से हंसने लगती है। उस वक्त मेरी वाइफ की तो ये हालत हो गई थी कि उसको तो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो अभी कुछ ही देर में बेहोश होने वाली है। लेकिन उस वक्त मैं वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी तो खुद की ही हालत ऐसी हो रखी थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से हम लोग इस डायन के चंगुल से बचकर निकल जाए। तभी उस डायन ने अचानक से ही अपने हाथ में पकड़ी हुई उस केतली को वहां पर जोर से फेंक दिया, और उस केतली को फेंकने के बाद वो अचानक से ही मेरी वाइफ की तरफ लपकती है और मेरी वाइफ की तरफ लपक कर उसके सिर के बालों को पकड़ लेती है और उसको मेरी तरफ से अपनी तरफ खींच लेती है। उस वक्त मेरी वाइफ दर्द के मारे काफी तेज तेज चिल्ला रही थी और मुझसे कह रही थी कि मुझे बचा लो। लेकिन तभी वो डायन मुझसे कहती है कि इसी ने मुझे उस ट्रेन में इतना ज्यादा सुनाया था ना, इसका तो अब मैं वो हाल करूंगी कि इसकी रूह अपने आने वाले 7 जन्मों में भी ये याद रखेगी कि इसका किससे पाला पड़ा था। अब वो बात बोलकर वो मेरी वाइफ को काफी तेज गति में वहां से घसीटते हुए लेकर जाने लगी थी। वो जिस तरफ मेरी वाइफ को घसीटते हुए लेकर जा रही थी उस तरफ उस रेलवे स्टेशन से आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन मैं चाह कर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था, बस एक तक किसी खंभे की तरह खड़ा होकर लगातार उस औरत को मेरी वाइफ को घसीट कर ले जाते हुए ही देख रहा था। फिर थोड़ी ही देर में जब वो मेरी वाइफ को घसीटते हुए ले जा रही थी तो आगे चलकर अंधेरे में गायब हो जाती है। लेकिन मैं तब तक भी अपने शरीर के किसी भी अंग को नहीं हिला पा रहा था। मेरा शरीर वहीं की वहीं अकड़ गया था। लेकिन फिर अचानक से ही मुझे उस रेलवे स्टेशन पर मेरे पीछे की तरफ से एक रोशनी सी आती हुई दिखाई देती है, और कुछ ही देर में मेरे पास एक बाइक आकर रुकती है। उस बाइक पर कोई और नहीं बल्कि गांव से मेरे ताऊजी का ही लड़का बैठा हुआ था। पर उसको मेरे पास आकर रुकने के बाद भी मैं वैसे की वैसे ही एकटक उस तरफ देखे जा रहा था जिस तरफ वो डायन मेरी वाइफ को उस अंधेरे में लेकर गई थी। तो वो मेरे ताऊजी का लड़का मुझसे पूछता है कि अरे भैया क्या हुआ, आप इस तरीके से यहाँ पर क्यों खड़े हो? लेकिन मैं उसको कोई भी जवाब नहीं देता हूँ। फिर वो अचानक से मेरे हाथ लगाकर मुझको हिलाता है, और उसके हिलाते ही मैं थोड़ा होश में आता हूँ। मेरे शरीर में हलचल होती है, और उसके बाद मैं उसको वहां पर हुई सारी घटना बताता हूँ कि किस तरह से वो डायन मेरी वाइफ को उस अंधेरे की तरफ लेकर चली गई है। ये बात भी मैं उसको बताता हूँ। मेरे मुंह से वो सारी बातें सुनकर वो भी काफी ज्यादा घबरा गया था। लेकिन फिर वो मुझसे कहता है कि आप बाइक पर पीछे बैठो, हम आगे चलकर देखते हैं। उसके बाद मैं उसके साथ बाइक पर बैठकर उस तरफ अंधेरे में जाने लगता हूँ जिस तरह वो डायन मेरी वाइफ को घसीटते हुए लेकर जा रही थी। अभी हम लोग वहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे आए ही थे कि तभी बाइक की हेडलाइट की रोशनी में हमें वो डरावनी औरत जाते हुए दिखाई देती है, और उसने अपने हाथ से किसी चीज को भी पकड़ रखा था और वो उसको घसीटते हुए लेकर जा रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ ही थी। तभी हम लोग हमारी बाइक को दौड़ाते हुए उसके पास जाते हैं। लेकिन उसके पास जाते वक्त हम लोगों को डर भी काफी ज्यादा लग रहा था, और मैं बाइक पर चलते हुए ही मेरे ताऊजी के लड़के से पूछ रहा था कि आखिर हम लोग उस डायन के चंगुल से तेरी भाभी को कैसे छुड़ाएंगे। तो वो मुझसे कहता है कि भैया आप उसकी टेंशन मत लो, मेरे पास कुछ ऐसा उपाय है जिससे वो डायन हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी, और हम लोग भाभी को बड़ी ही आसानी से उससे छुड़ा कर ले आएंगे। फिर चलती हुई बाइक पर वो मुझसे कहता है कि मेरे हाथ की एक बाजू पर ताबीज बना हुआ है, आप उसको खोल लीजिए और उस ताबीज को खोलकर मुझको पकड़ा दीजिए। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन जैसा वो कहता है उस वक्त मैं वैसा ही करता हूँ। फिर हम लोग उस डायन के पास जाकर अपनी बाइक को अचानक से रोक देते हैं। पर बाइक को रोकने से पहले मेरे ताऊजी के लड़के ने मुझसे कहा था कि आप उस डायन को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करना, उसके डरावने रूप को देखकर आप डरना मत बल्कि उसका सामना करना, और तब तक मैं किसी तरह से भाभी को उसके चंगुल से छुड़ा लूंगा। फिर हम लोग वहां पर पहुंचने के बाद बिल्कुल वैसा ही करते हैं। उस जगह पर जाने के बाद वो डायन मुझको देखकर मेरी तरफ अपने जबड़े को फाड़कर हंसती है और मुझसे कहती है कि तू फिर आ गया। तभी मैं उससे कहता हूँ कि मैं तुमको मेरी वाइफ को इस तरीके से मारने के लिए लेकर नहीं जाने दूंगा। अभी मैं उसको इस तरह से बातों में उलझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे साथ जो मेरे ताऊजी का लड़का था वो पीछे की तरफ से जाकर उस डायन के गले में उस ताबीज को उलझा देता है, और उस ताबीज के उसके गले में पड़ते ही उस डायन ने अपने हाथ से मेरी वाइफ के जो सिर के बाल पकड़ रखे थे
अजीब तरीके से झटपटाने लगी थी। वो उस वक्त इस तरीके से झटपटा रही थी जैसे कि उसको कोई बिजली का करंट लग रहा हो। लेकिन तभी मेरा ताऊजी का लड़का मुझसे कहता है कि फटाफट निकलो यहाँ से, और वो बाइक को स्टार्ट करके बाइक को वापस घुमाता है। और फिर पहले तो मैं मेरी वैफे को बाइक पर बैठाता हूँ, उसके बाद उसको पकड़कर मैं बाइक पर बैठ जाता हूँ, और फिर हम लोग बाइक को जितना तेज रफ्तार में हो सकता था भगाते हुए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब हम लोग वहां से निकले थे तो मैंने पीछे की तरफ पलटकर देखा था कि वो डायन अब नीचे जमीन पर गिर चुकी थी और अजीब तरीके से झटपटा रही थी। लेकिन उस वक्त तक मेरी वाइफ का शरीर पूरी तरीके जगह जगह से छील चुका था और उसकी वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर रास्ते में चलते वक्त मैं मेरे ताऊजी के लड़के से पूछता हूँ कि तुमने तो अपना ताबीज उस डायन के गले पर डाल दिया, तो फिर अब तुम्हारा क्या होगा? तो वो मुझसे कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास पीर बाबा के दिए हुए 2 ताबीज हैं, जिनमें से एक को मैंने मेरी कमर पर बांध रखा है और एक मेरे हाथ पर बंधा हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग किसी तरीके से हमारे गांव में घर पर पहुंचते हैं, और घर पर जाते ही हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो हम हमारे घर वालों को बताते हैं। तो उस वक्त जो प्रोग्राम हो रहा था उस पूरे प्रोग्राम में हमारी बात को सुनकर सन्नाटा छा जाता है और एक भीड़ हम लोगों के चारों तरफ हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे घर वाले हमारे ऊपर कई टोटके करते हैं ताकि उस डरावनी डायन की आत्मा फिर से हमारा पीछा न करे। उस रात तो पीर बाबा के उस ताबीज की वजह से मेरी वाइफ की और मेरी जान बच